वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज हम एलिट के लिए आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपके अगले 4 महीने कैसे होने चाहिए, अगले 4 महीने आप कैसे प्लान करेंगे, वो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। राइट नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज का ये सेशन आपके सामने क्या चीजें लेकर आएगा, आपके क्या सारे क्वेश्चंस आज के इस सेशन में एड्रेस होंगे। तो सबसे पहले हम एलिट के एग्जाम का ओवरव्यू करेंगे, एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, राइट। आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे बिगिन करनी है, वो स्टडी प्लान आपको कैसे बनाना चाहिए, आपको किस तरह से डेडलाइन सेट करनी चाहिए, डेडलाइन सेट करने के बाद जब स्टडी शुरू करेंगे तो कैसे आपको अपनी स्टडीज करनी चाहिए, रिवीजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रिवीजन प्लान करना चाहिए, मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो, और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड में मैं आपको दूंगी जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज एग्जाम का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी तो तभी बना पाएंगे जब हमें एग्जाम का आइडिया होगा, राइट। तो जो आपकी एग्जाम डेट है वो है 14 दिसंबर 2025, यानी कि आपका जो प्लान हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो आज से 14 दिसंबर तक का है, राइट। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो एग्जामिनेशन आज भी ऑफलाइन मोड में होता है, जहां पे आपसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स मिलते हैं। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है और हर नेगेटिव आंसर पे यानी कि गलत आंसर पे 0.25 का रिडक्शन होता है, राइट। अब एग्जाम पैटर्न हमें पता है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। कौन कौन सी वो सब्जेक्ट्स हैं जो एलिट का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ में आई एम टॉकिंग अबाउट 3 यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट्स यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। वी हैव 1 2 3 4 क्रिमिनल लॉ में, चूंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स 7, फैमिली लॉ 8, 9 10 11 12 13 14 सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे आपके साथ आपके पास कम से कम यहाँ पे अच्छे से 14 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सिविल प्रोसीजर कोड से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। एक मिसलेनियस हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पर रखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स काउंट इट एज 16 सब्जेक्ट्स। यू हैव 16 सब्जेक्ट्स इन योर हैंड एंड यू हैव 4 months टू प्रिपेयर, राइट। चलो लेट्स डिस्कस। देखिए, तो सबसे पहले आपको शुरू कैसे करना है, हाउ टू बिगिन योर प्रिपरेशन, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करिए। यहाँ पे 2022 वो एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, राइट, 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2024 का क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करिए। एंड व्हेन आई से एनालिसिस, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है। एनालिसिस में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने लिए क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं, और दूसरा आपको ये समझना है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो आर्टिकल नंबर ज्यादा पूछा जाता है, केसेस ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर वो भारतीय न्याय संहिता है तो इलस्ट्रेशन ज्यादा पूछा जाता है, आपसे सेक्शन नंबर पूछा जाता है, या फिर केसेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप सब्जेक्ट को उसी अप्रोच से पढ़ पाए जिस तरह के क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको क्लस्टर्स क्रिएट करना है। अब क्लस्टर्स होता क्या है, तो यहाँ पे आप 3 क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। क्लस्टर 1 में आप वो सब्जेक्ट्स रखेंगे जहां पे 6 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे कि कई बार पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लस्टर 2 में आप वो सब्जेक्ट्स रखेंगे जिसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बट 6 से कम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ, जैसे कि फैमिली लॉ। एंड क्लस्टर 3 में आप वो सब्जेक्ट्स रखेंगे जिसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कंपनी लॉ, जैसे कि टैक्स लॉ, जैसे कि हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, राइट। ये तीनों क्लस्टर्स आप फॉर्म करने के बाद जो आप शुरुआत करेंगे अपनी स्टडीज की, वो क्लस्टर 1 से करेंगे, क्योंकि ये हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट
क्लस्टर फॉर्म करने का आपका काम है ताकि आप ये भी एनालाइज कर सकें कि उस सब्जेक्ट्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिया और हमने यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म कर लिए। अब नेक्स्ट चीज आती है, वो है अपना स्टडी प्लान। आपको अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, जितना ज्यादा जो है मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बनाया जाएगा, उतना ही चांसेस है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। कोशिश कीजिए स्टडी प्लान को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की, क्योंकि कई बार हम अपने लिए एक अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं, फिर वो गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं एंड फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं। वहां से शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो कोशिश करना एक रियलिस्टिक प्लान अपने लिए सेट कर पाओ, क्योंकि काफी अनरियलिस्टिक प्लान्स भी हमारी जो है टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कोशिश करना कि अपने दिन को इस हिसाब से मत डिस्कस करो कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, नहीं, आप जितने भी आवर्स पढ़ो, बस कोशिश ये करो कि उस दिन के सेट किए हुए टारगेट्स आप अचीव कर लो, राइट। और टारगेट के लिए सबसे जरूरी है स्टडी प्लान बनाना। तो सबसे पहले अपने लिए डेडलाइन सेट करिए। 3 डेडलाइंस यहाँ आपको सेट करने की जरूरत है। सबसे पहली डेडलाइन है कि आप सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेंगे, एंड दैट शुड बी आइडियली 10th और 15th अक्टूबर, राइट। उसके बाद अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस के साथ, जिसके लिए आप अपने आप को ऑलमोस्ट 1 महीना देंगे, विच इज 15th ऑफ नवंबर। और आपका रिवीजन का दूसरा फेज होगा टिल 30th ऑफ दिसंबर, क्योंकि 14th दिसंबर को आपका एग्जाम है, राइट। और इस बीच में आप अपने लिए मॉक शेड्यूल भी बनाएं कि कब आप मॉक देना शुरू करेंगे, कितने मॉक्स आपको देने चाहिए, और हम डिस्कस करेंगे कि मॉक शेड्यूल बनाना कैसे है। मॉक जब भी दें तो अपने साथ एक मॉक लॉग जरूर बनाइए। एक मॉक लॉग होना बहुत जरूरी है। मॉक लॉग क्या होता है वो भी हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे, और उन मॉक्स को रिव्यू एंड एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो एक स्टडी प्लान बनाया आपने कि आपने डेडलाइन दी है कि 15th ऑफ अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे, 15th ऑफ नवंबर तक आप अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे, एंड 13th ऑफ दिसंबर तक आप अपना सेकंड रिवीजन करेंगे, राइट। अब आपने एक डेडलाइन तो सेट कर ली। अब आगे देखिए कि आप इस स्टडी प्लान को और कैसे बना सकते हैं। इस डेडलाइन को जो आपने सेट करी है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ये डेडलाइंस एक तरीके का लॉन्ग टर्म गोल है, राइट। अब आपने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल प्रिपेयर कर लिया है, अब आपको अपने लिए एक शॉर्ट टर्म लोन जो है शॉर्ट टर्म गोल प्रिपेयर करना है। शॉर्ट टर्म गोल किस तरीके से प्रिपेयर होगा, आपके सामने इन टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं, 14 जो अभी हमने देखे, 15th यू कैन include the contemporary subjects like IT law, IPR, and 16th would be the current affairs, जो करंट लीगल अपडेट्स चल रही हैं रिलेटेड टू योर केस लॉस। इसलिए मैंने मोटा मोटी 16 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, राइट। आपके पास नंबर ऑफ डेज है 70 डेज, राइट, यानी कि 15th ऑफ अक्टूबर तक के डेज अगर मैं यहाँ काउंट करूं तो, राइट। अब आपको 70 डेज में 16 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। तो अगर आप 16 सब्जेक्ट्स को 70 डेज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए रफली अराउंड यहाँ पे 4 और 4.5 डेज हैं, राइट। पर कई बार सवाल आता है कि मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो 4.5 डे में कैसे खत्म होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो 4.5 डे में कैसे खत्म होगा। तो यहाँ पे आपको माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस समझना है। जैसे कि टैक्स लॉ आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, टॉर्ट एक इजी सब्जेक्ट है यहाँ पे, एनवायरमेंट लॉ आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, कंपनी लॉ आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। दीज सब्जेक्ट्स डजंट रिक्वायर 4.5 डेज, राइट। तो आप माइनर लॉज से कम करके दिन उन्हें मेजर लॉज में शिफ्ट कर सकते हैं, बट आपके पास टारगेट एंड में यही होना चाहिए कि आपको ये 16 सब्जेक्ट 70 डेज में खत्म करने हैं, राइट। दूसरी चीज, आप मान के चलिए आपने 8 to 9 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रखे हैं, राइट, और 8 to 9 डेज में आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म भी कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पिक करने जा रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करें। तो यहाँ आपको पैरेलली चीजें रन करनी है, यानी कि फर्स्ट फिनिश वन सब्जेक्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, फिर अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पिक कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजन पे डाल दीजिए, राइट। जब आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म होगा, तीसरा सब्जेक्ट से आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पिक कर रहे हैं, तो फिर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को साथ साथ रिवीजन करते रहिए। तो यानी कि आप एक करंट सब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे और दूसरा जो है आप साथ ही साथ जो पुराना सब्जेक्ट आपने खत्म किया था उसको रिवाइज करेंगे। दैट मीन्स आपका रिविजन और आपका सिलेबस कंप्लीशन साथ साथ चलता रहेगा, बिकॉज वी हैव ओनली 4 months in hand, right? That's how you will finish your 16 subject by 15th of October. राइट। बट अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, बिगिनर्स को कई बार दिक्कत आती है कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
जब सिलेबस बहुत ज्यादा हो दोस्तों, वो भी 16 सब्जेक्ट्स जैसा, तो हम चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते, हम रोट लर्निंग पर नहीं जा सकते, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा, हम चीजें भूलने लगेंगे या हम चीजें मिक्स कर देंगे। सो टू अवॉइड दैट, आपको रोट लर्निंग ना करते हुए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। पढ़ने के लिए आप बेयर एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में बेयर एक्ट है। जिस सब्जेक्ट में बेयर एक्ट नहीं है, आप किसी समरी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जहां बेयर एक्ट नहीं है, you can refer to VD Mahajan, that is one of the very good source, right? साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वो सिलेबस कंप्लीट करें तो ज्यादा इन डेप्थ में हेवी नोट्स नहीं बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का पर्पस ये होता है ताकि हम उन्हें रिवाइज कर सकें बाद में। तो कोशिश कीजिए अपने लिए वन लाइनर नोट्स बनाने की, ताकि आपका रिविजन इन टाइम हो सके। जहां कहीं केसेस इन्वॉल्व हो, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस्ट के नाम इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कन्वेंशन के ईयर्स या केस के ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स को आप जो है फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे रिविजिट कर सकते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिक रिविजन वहां हो जाएगा, राइट? एंड दैट्स हाउ यू शुड स्टडी योर 16 सब्जेक्ट्स इन बाय 15th of October, राइट? अब सवाल आता है यहाँ पे रिविजन का, राइट? तो हम यहाँ पे हमने रिविजन के दो फेजेस दिए हैं, फेज 1 एंड फेज 2, राइट? तो रिविजन में यहाँ पे आपको एक साथ दो सब्जेक्ट्स का रिविजन करना है। एक, जब जब रेगुलरली आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप एक करंट सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे, और जस्ट पहले एक जो सब्जेक्ट खत्म किया है उसका रिविजन करेंगे, राइट? दैट इज टिल 15th of October। अब यहाँ पे जब आप जो है रिविजन का फेज शुरू करेंगे, तब आप यहाँ पे एक माइनर और एक मेजर सब्जेक्ट का साथ साथ रिविजन करेंगे, एंड यू कैन रेफर टू योर वन लाइनर नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड। रिविजन के टाइम पे वापस से उन रिसोर्सेस को कंसिडर करना जिनसे हमने पढ़ा था, उससे रिविजन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। टू इंश्योर कि आप उतना समय रिविजन में ना दें, यहाँ पे जरूरी होता है कि आप नोट्स इस तरह के बनाएं कि आप नोट्स से अपना रिविजन कर सकें, राइट? चलिए, रिविजन हो गया यहाँ पे। अब सवाल उठता है मॉक्स का। मॉक्स कब देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉक्स, राइट? सबसे पहला सवाल है व्हेन टू स्टार्ट मॉक। तो सही समय है मॉक स्टार्ट करने का। अब यहाँ पे ना दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो तुम्हें मैं बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, राइट? जब बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है ना, तो उसके दो सब्जेक्ट्स हो पाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट से अगर मैं कंबाइन करूं तो मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ 30 to 40 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? अब आपके तीन सब्जेक्ट्स हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है आप मॉक के सारे 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। 40 क्वेश्चंस में अगर आपकी 80% की भी एक्यूरेसी रही है तो आप 32 मार्क्स लेकर आ पाओगे, राइट? और फिर आपको लगता है कि अगर 100 में से 32 मार्क्स आए तो सिलेक्शन कैसे होगा, और हम घबरा जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी तो कम है, राइट? तो हमारे मॉक का स्कोर तब बढ़ेगा जब धीरे धीरे हम अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कितने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तब बढ़ेंगे जब धीरे धीरे हम अपना सब्जेक्ट जो है खत्म करते जाएंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो हम हो सकता है 40 की जगह 47 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हमने टॉट खत्म कर दिया तो हो सकता है हम 51 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हमने एनवायरमेंटल लॉ खत्म कर दिया तो हम 55 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे और आपका स्कोर भी इंप्रूव होता जाएगा। अगर आप ये रैशनैलिटी रखते हैं तो आप जो है 2 या 3 सब्जेक्ट कवर करने के बाद जो है मॉक्स दे सकते हैं। बट अगर आप घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं स्कोर कम है तो आप पैनिक कर जाएंगे, तब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्लस्टर 1 जो हमने फॉर्म किया था, जब वो क्लस्टर 1 पूरा खत्म हो जाए तब से आप मॉक देना शुरू करें। मॉक को देने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? मॉक को देने का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन साथ ही साथ हम वो एरियाज भी आइडेंटिफाई कर पाए जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए मॉक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक एनालिसिस करते वक्त ये जरूर कैलकुलेट करो कि ए तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे, बी तुमने जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए उन्हें किस रीजन से अनअटेम्प्टेड छोड़ा, जो क्वेश्चंस गलत गए हैं वो किन रीजन से गलत गए हैं, डू यू नीड टू रिविजिट दैट सब्जेक्ट, क्या उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने की जरूरत है या उस सब्जेक्ट पे रिविजन की जरूरत है,
या उस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस से ही समझ में आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं उनको जरूर रिविजिट करिए ताकि आप उन क्वेश्चंस में इंप्रूव कर सकें। बट अपना मॉक लॉग लिखना मत भूलना। मॉक लॉग का मतलब है एक ऐसी एक्सेल शीट या कहीं पेन एंड पेपर पे जरूर लिखो कि तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए और कितने तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, ताकि फर्स्ट मॉक से लेके लास्ट मॉक तक तुम अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सको और खासतौर पे ये देख सको कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। राइट तो इस वजह से मॉक लॉग क्रिएट करना बहुत जरूरी है और ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है मॉक एनालाइज करते वक्त। बट क्या सिर्फ और सिर्फ मॉक ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन के लिए? तो नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सब्जेक्ट खत्म करो, राइट, अब पूरा मॉक देने के लिए तो 4 से 5 सब्जेक्ट खत्म करने पड़ेंगे, वो भी हाई वेटेज वाले। तो तब तक क्या प्रैक्टिस नहीं करें? बिल्कुल प्रैक्टिस करें। तब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म किया, ज्यूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। राइट तो बहुत जरूरी है। क्या पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। पीवाईक्यू हमें बताता है हमारी एक्चुअल पोजिशन कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं। अब कई बार दिक्कत ये होती है, मैम मॉक कहाँ से लेकर आए, इतने सारे एमसीक्यूज कहाँ से लेकर आए, राइट? तो उसका देखो मैं तुम्हें वन स्टेप सोल्यूशन बताती हूँ। इसका वन स्टेप सॉल्यूशन है टॉप रैंकर्स। राइट आप अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ आप ऑनलाइन कोर्सेज पे जाइए, आपको बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। फॉर यू द इम्पोर्टेंट कोर्सेज क्लैट एंड एलिट पीजी। अगर आप कोर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। हम आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस लेकर आए हैं जहाँ आपको सारे ये 16 सब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइव पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इंटर्नशिप्स या कॉलेज के चलते लाइव नहीं देख सकते हैं तो आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। कई बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के चलते काफी सारे डाउट्स आते हैं, तो वो डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप अवेलेबल है जहां आप अपनी फैकल्टीज को डायरेक्ट अप्रोच करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप 1-to-1 अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट बात करके अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स, अपनी एंजाइटी सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। राइट अब नोट मेकिंग में भी टाइम लगता है, तो वो नोट मेकिंग का टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एंड नॉट जस्ट स्टडी मटेरियल, वी हैव प्रैक्टिस पेपर, सेक्शनल टेस्ट एंड 50+ मॉक टेस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी मॉक्स एंड प्रैक्टिस भी ऑन द पॉइंट हो और टू द पॉइंट हो। राइट तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखो एक जगह पर रिजॉल्व हो गई। राइट बट क्या सिर्फ इतना ही जरूरी है प्रिपरेशन के लिए? तो नहीं, क्या जरूरी है आगे ये देखो। राइट लास्ट की कुछ की स्ट्रैटेजी टिप्स। राइट तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिस चीज पे आपको फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन में वो है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेमोराइज नहीं करना है, चीजें भूलने लगोगे, फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। राइट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक चीज सीखनी है वो है एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक्स। कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने बिल्कुल ही कभी नहीं पढ़े होते हैं, तो ऐसे में एलिमिनेट करके कि ये आंसर जो आपको पता है कि डेफिनेटली नहीं होगा, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। राइट तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप मॉक देते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला टाइम मैनेजमेंट एंड दूसरा आपकी एक्यूरेसी। राइट टारगेट 70-80% ऑफ एक्यूरेसी एंड टारगेट करें कि आप विद इन टाइम जो है यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए। कोशिश कीजिए कि जो लीगल करंट अफेयर्स है यानी कि केस लॉज में या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट आया है तो आप उसके साथ अप टू डेट रहें, स्पेशली मिड 2024 के बाद, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर एनालाइज करें क्योंकि पास्ट ईयर पेपर ही है जो आपको ये समझाएगा कि आपके एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। एक और अच्छी गुड न्यूज दूं, इट्स एक्चुअली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, वो है ये। यस यहाँ पर लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जहां पे प्रतीक सिंह जो कि हमारे टॉपर रह चुके हैं, इन्होंने
एलिट में यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव करी थी, और वो यहाँ पर खुद जो है मेंटोरशिप सेशंस लेने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। ये हम 26 जुलाई को स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक वी हैड 2 वेरी गुड पावरफुल सेशंस विद प्रतीक, एंड अगला सेशन जल्द ही होने वाला है। यहाँ वो आपसे पर्सनली आपको एडवाइस देंगे चीजों पर जो आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, मॉक कब देना है, कैसे देना है, मॉक कब एनालाइज करना है, किन रिसोर्सेज को आपको रेफर करना है, और आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर किए जाएंगे। तो सीधा उस व्यक्ति से जानो जो उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर चुका है, अच्छी रैंक से क्रैक कर चुका है। तो अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है ना, तो सबसे पहले इस सेशन के लिए रजिस्टर करो एंड डायरेक्टली टॉक टू द पर्सन जो इसी जर्नी, इसी प्रिपरेशन का पार्ट रह चुका है। एक और अपॉर्चुनिटी बताती हूँ आप लोगों को, ये है दिस वन, राइट। आप कोई भी कोर्स चूज करें लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज का, यू कैन अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोड का यूज करना है, विच इज LEACYT, एंड आपके पास होगा 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज, राइट। अच्छी है ना अपॉर्चुनिटी। अब बताओ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज का यूज करना है, राइट। अब अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, मेंटोरशिप सेशंस अगर लेने हो प्रतीक के, तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ कॉल ऑन 6363286363 एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब स्ट्रैटेजी पसंद आई, राइट। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट कैसे पता चलेगा ये टॉपिक्स कब आएंगे? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड अगर अपनी स्ट्रैटेजी या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करो एंड मुझे बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें परेशान कर रहा है and you want us to deliver, and we will bring it here, right? Until that time, I'll see you. Bye bye. Keep preparing, guys. Bye, everyone.